जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सर। जैसा कि आप जानते हैं ये ईवीएस की क्लास है और आज हमारे जो है क्लास है 8 नंबर 8। इससे पहले 7 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो ना देखी हो तो पहले आप उन्हें भी ज़रूर देखें। देखते हैं आज की क्लास में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या फिर इसे हम इंग्लिश में कहें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यह एक कानून है जो पूरे भारत में वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण देने के लिए पारित किया गया है। इस कानून के तहत जो वन्य जीव प्रजातियां हैं जैसे उनको संरक्षित अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसके लिए अब ऐसी प्रजातियां जिनका शिकार और उनको संग्रहण या उन पर कब्जा या व्यापार पर उनके प्रतिबंध लगाया गया है इस कानून के तहत। इस अधिनियम के अनुसार यानी जो कानून है इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांपों को नहीं पकड़ सकता और ना ही उन्हें रख सकता है। जब से कानून बना है उसके बाद से ये सब प्रतिबंधित हो गया है, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो अभी भी सांपों को अपने पास रखते हैं, तो यह गैर कानूनी है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य। जैसे सबसे पहले देखते हैं, अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यह सिक्किम में है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत फेमस है और मणिपुर में स्थित है। इसे ये जो है राष्ट्रीय उद्यान, इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये झील में है तो उसमें इसीलिए इसको तैरता हुआ कहते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे राजस्थान में मिलने वाले जो घर हैं उन घरों की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे राजस्थान में मिट्टी के घर, तो अब तो खैर मिट्टी के घर कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी देखने को मिलते हैं रेगिस्तानी इलाकों में। ये मिट्टी के घर होते हैं, इनकी दीवारें होती है मोटी, इनकी छत कटीली झाड़ियों की होती है और यहाँ जो है कम बारिश होती है। इसलिए इन घरों की खासियत यह है क्योंकि ये जो घर है ये ऊष्मा को बाहर से आने नहीं देते, ऊष्मा का जो है ये अवरोध करते हैं। इसलिए इन घरों का जो प्रचलन है बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये थे राजस्थान के कुछ घरों की विशेषताएं। इसके बाद अब है हाउस बोट। ये जो हाउस बोट है इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे ये लकड़ी की बना एक घर होता है और बोट के ऊपर होता है, ये जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। और ये जो घर है ये मिलते हैं कश्मीर और केरल में, और यह 80 फुट लंबा 8 से 9 फुट चौड़ा होता है। इसकी छत लकड़ी की बनी होती है और उस लकड़ी की छत में एक डिजाइन बना होता है जिसे कहते हैं ख़त्म बंद। इसका एक अलग ही नाम है, ये जिगसो पहेली के जैसा होता है ख़त्म बंद। ठीक है, देख भी रहोगे आप इधर, ये है हाउस बोट, बिल्कुल घर के जैसा ही होता है लेकिन बोट के ऊपर होता है ये। और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स थे जो एनसीईआरटी में दिए हुए थे और ये रिपीट होते हैं सीटेट के पेपर में, पीछे कई बार ये पूछे गए हैं। जैसे अब एक हो रहा है, ये भी घर के जैसा ही होता है, डोंगा ये श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में तैरते हुए पाए जाते हैं। ये लकड़ी के बने होते हैं, देखो लकड़ी के बने होते हैं या लकड़ी की पोट के ऊपर बने होते हैं। इसमें कई परिवार रहते हैं। वहाँ अगर देखें तो इसमें जैसे हम अपने घरों में रहते हैं सेम उसी तरह से इन बोट में भी रहते हैं, और इनका एक खास नाम है, उसे कहते हैं डोंगा। इसके बाद अब है कारवा। ये भी एक प्रकार का घर ही है और चलता फिरता घर है। अगर हम बात करें
कारवां की। यह पहियों पर एक घर होता है और यह एक प्रकार का ट्रोलर है, यानी ट्रोलर मतलब जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं हम पहियों पर। एक गाड़ी, इसे एक गाड़ी खींचती है, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप, ये कारवां यानी पहियों पर जो है ये घर होता है। इसमें रहने खाने पीने सबकी सुविधाएं उपलब्ध होती है जैसे, और इसमें रहने की सुविधाएं होती हैं। अगर हमें कहीं जाना हो, इसमें सभी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध होती है। और एक घर और है जो कि श्रीनगर में या फिर जम्मू कश्मीर में मिलता है, उसे कहते हैं शिकारा। घर नहीं है, ये एक प्रकार की नाव है और टूरिस्ट के लिए ये जो होती है, टूरिस्ट के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र होती है शिकारा, ठीक है। तो ये भी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, डल झील में। अगर आप गए हो तो वहाँ मिलेगी ये। अब इसके बाद बात करते हैं इग्लू की। इग्लू भी एक प्रकार का घर है और ये भी, और हाँ, इसकी एक विशेषता है, ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है, जैसे जहाँ पर बर्फ़ होती है, देखेंगे आप इधर। तो इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे यह एस्कीमो जनजातियों के लोग बनाते हैं, ठीक है, उनका घर होता है ये। इसमें हड्डी, खाल और बर्फ़ के टुकड़े लगे होते हैं, यानी इसको बनाने में हड्डी, खाल और बर्फ़ के टुकड़ों से ये बनाया जाता है। और इग्लू के अंदर जो दीवारें हैं और फ्लोर है, उन पर सील मछली की खाल लगाई जाती है, ठीक। और बर्फ़ के दीवारों के बीच मौजूद जो हवा होती है वो गर्मी को बाहर नहीं आने देती, यानी ये जो बर्फ़ की दीवारें होती है ना, ये ऊष्मा की कुचालक होती है, जो इसके अंदर गर्मी होती है वो इसको बाहर नहीं आने देती। जैसे अगर इसके अंदर देखो गर्मी आएगी कहाँ से, जैसे इसमें हम या फिर कोई भी जाएगा इंसान, तो इंसान के शरीर में गर्मी होती है और वो गर्मी इसके अंदर ही कैद हो जाती है, जिस वजह से ये इसका जो तापमान है बना रहता है, ठीक है। तो ये थी इग्लू के बारे में कुछ बातें। इसके बाद है झूम खेती के बारे में। अब ये एक स्पेशल टाइप की खेती है और इस खेती के बारे में अगर बात करें, यह उत्तर पूर्वी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ के आदिवासी क्षेत्रों में ये खेती की जाती है, ठीक है। जैसे मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में ये खेती प्रचलित है। इसमें क्या होता है, इसे जनजातीय कृषि या ट्राइबल एग्रीकल्चर और स्थानांतरण खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसके दूसरे नाम है जनजातीय कृषि और झूम खेती या फिर स्थानांतरित खेती। इसमें क्या होता है, जो बांस या घास, जैसे हमने किसी जगह पर खेती करी, तो जब खेती हो जाती है ना, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही खाली, और जब इसमें बांस, घास या फिर और जो तरह की खरपतवार उठती है वो उग जाती है, तो उसमें क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं और उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं इस तरह से, और फिर वो दूसरी जगह जाके खेती कर लेते हैं, तो फिर से इसे उपजाऊ हो जाती है। और जो ये इसमें घास फूस या जो भी था वो जलने के बाद फिर से ये क्या करता है, उसमें खाद का काम करने लगता है। तो इस तरह की ये जो खेती है इसमें अलग ही तरह का प्रोसेस होता है। तो ये थी झूम खेती के बारे में। इसके बाद है, और शायद लास्ट टॉपिक है आज का, मधुबनी चित्रकला। देखिए आप इधर एक चित्र देख रहे होंगे, ये मधुबनी चित्रकला के फॉर्म में एक चित्र बनाया हुआ है जिसमें आपको एक महिला दिख रही होगी। देखिए इसके बारे में कुछ बातें हैं, जैसे यह बहुत पुरानी चित्रकला है और ये बिहार में ज़्यादा फेमस है। वैसे तो पूरे भारत में ही ये फेमस है, लेकिन बिहार में ज़्यादा प्रचलित है। तो बिहार में एक ज़िला है मधुबनी नाम का, वो भी इसी चित्रकला के, क्योंकि उस क्षेत्र में ये जो चित्रकला है मधुबनी चित्रकला ये बहुत प्रसिद्ध थी, जिस वजह से उस ज़िले का नाम भी क्या रख दिया गया, मधुबनी। इसी, एक सेकेंड, देखिए दोबारा देखिए, जो बिहार में मधुबनी ज़िला है वो इसी चित्रकला के नाम मतलब प्रसिद्ध होने के कारण इसके नाम पे इसका नाम पड़ा है। तो अब यहाँ देखिए ये जो चित्रकला है ये कब और कब कैसे की जाती है, जैसे यहाँ जब त्यौहार या किसी अन्य खुशियों के मौके पर घरों की दीवारों और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं, और ये चित्र पिसे हुए चावल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। और इन रंगों में जो ये रंग बने हैं, इसमें पिसे हुए चावल में रंग मिलाया गया है, तो वो
नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंगों से बनाए जाते हैं। तो ये कुछ विशेषता थी इस चित्रकला की जो कि हमने देखी। इसके बाद अब देखेंगे हम कल, आज का लास्ट टॉपिक है। देखिए, अगर आप हमारा सेशन देख रहे हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।